वंदे मातरम। दर्शकों, आप सभी को दूरदर्शन छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से संविधान दिवस की अनेकानेक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तारीख आज ही की थी, लेकिन वर्ष था 1949, 1949, जब संविधान सभा ने तत्कालीन राष्ट्र नायकों को हमारा संविधान ये कहकर अंगीकृत करने को कहा कि ये है हमारा संविधान जो राष्ट्र को समर्पित किया जा सकता है। मगर उसके बाद लगभग 2 माह का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान राष्ट्र को समर्पित किया गया और इस दिवस को हम अपने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। संविधान दिवस मनाने का जो सिलसिला है ये वर्ष 2015 से शुरू हुआ। इसके पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में भारत सरकार ने जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष मनाने का निर्णय लिया, तो साथ ही ये निर्णय भी लिया गया संविधान दिवस के रूप में मनाएं। और तब से ये सिलसिला लगातार चल रहा है कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान निर्माण की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इसे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन इतिहास के पन्नों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो इतिहास के पन्ने हमें ये बताते हैं कि हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्वाधीनता मिलने से पहले ही शुरू हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ये कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की देखरेख में शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। अक्टूबर 1947 में इसका पहला ड्राफ्ट लिखा गया और 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को इसमें पहला जो संशोधन करने का कार्य था इस ड्राफ्ट में वो शुरू हुआ। हम आपको ये भी बता दें कि 21 फरवरी 1948 को जब संविधान सभा के पास ये ड्राफ्ट पहुंचा है, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 3 वर्ष 12 सत्र और लगभग 166-167 बैठकों के बाद संविधान का एक स्वरूप तैयार हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हमने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाअधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा जी से भी बातचीत की। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए उन्होंने हमें ये बताया। नमस्कार, जय हिंद। मैं सतीश चंद्र वर्मा, महाधिवक्ता छत्तीसगढ़, आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ और संविधान दिवस की बधाई सारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देता हूँ। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। सभी रियासतों के अलग कानून व्यवस्थाएं होती थी, सभी में कानून की बातें अलग होती थी, सभी जगह एक समान कानून या संहिता कहीं भी लागू नहीं था। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी हमारे पास पूरे देश के लिए एक संगठित संविधान का निर्माण नहीं हो पाया था। विभिन्न तरह की परेशानियां थी। तभी राष्ट्र के तत्कालीन जो कर्ता धर्ता थे, जो बड़े लोग थे, जिन लोगों को राष्ट्र चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत के नागरिकों के द्वारा, उन लोगों ने तय किया कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए और ये संविधान सभा 389 मेंबर्स को मिला के बनाया गया था। इन 389 मेंबर्स में 15 महिला सदस्य भी थी और इनको संविधान के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई, जिसके प्रमुख हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी। और उनको भी आज की तारीख में याद किया जाता है क्योंकि ऐसा मानते हैं भारत के संविधान निर्माण में सबसे महती भूमिका, सबसे बड़ी भूमिका भीमराव अम्बेडकर साहब की रही। वो स्वयं भी विभिन्न कठिन परिस्थितियों से देश की आज़ादी में शामिल हुए थे। वो एक ऐसे वर्ग से आते थे जहाँ पर भारत जब आज़ाद हुआ विभिन्न तरह की तकलीफ़ें थी, समस्याएं थी और वो अपने आप में एक बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति थे। उन्होंने अपने किसी भी जाति या रिजर्वेशन के बजाय अपने मेरिट पे, अपने क्वालिटीज़ के आधार पे इस जगह को पाया था और बाबा साहब ने बहुत से देशों का संविधान को अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक बृहद संविधान का निर्माण किया। इस संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा हुआ था और तब जाकर यह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया
और उसी की याद में संविधान सभा के संविधान दिवस के रूप में आज की तारीख को मनाया जाता है। अब संविधान से संबंधित मैं कुछ बातें आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। चूँकि विभिन्न रियासतें थी, एक नया देश बना, एक नया कोई कानून नहीं था हमारे पास, कोडिफाइड कोई न तो शासन करने का, दंड देने का या देश को चलाने का कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं था। तब ये आवश्यकता महसूस हुई कि एक संविधान बनाया जाए जिसके तहत देश को परिभाषित किया जाएगा, नागरिकों को परिभाषित किया जाएगा, संवैधानिक संस्थाओं की परिभाषा होगी और संवैधानिक अधिकार तथा कर्तव्य, ऐसी सारी बातों को समाहित करके संविधान के निर्माण की बातें चली। आज हमारे पास जो भी नागरिक कानून है या हम भारत के वासी हैं या हमारे जो भी अधिकार हैं वो सभी हमको संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं और संविधान के तहत ही विभिन्न राज्यों का निर्माण होता है, इस राष्ट्र का निर्माण होता है। संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं काम में आती हैं, संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण होता है और संवैधानिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। संविधान के तहत ही हर व्यक्ति को अपने आप को जीने के रूप में, मूलभूत रूप में जो परिभाषाएं दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत वे देश के भीतर अपने स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ, अपने अधिकारों के साथ जी सकते हैं। पहले एक विचित्रता थी, जब आज़ादी के पहले कोडिफाइड 1860 में जरूर अंग्रेजों ने किया था, कुछ कानून लाए थे इंडियन पेनल कोड को 1860-1840 के दौर में इन सब कानूनों का निर्माण हुआ। परंतु उसके पहले कहीं भी कोई कोडिफाइड, यूनिवर्सल और कोई एक वृहत कानून की परिभाषा नहीं थी। कोडिफिकेशन नहीं होने के कारण अलग अलग व्यक्तियों को एक ही अपराध में अलग तरह की सजाएं निर्धारित कर दी जाती थी। कभी ऐसा होता था कि राजा की इच्छा हुई तो किसी को छोटे अपराध में मृत्युदंड दे सकता था और कभी उनकी इच्छा हुई तो बड़े से बड़े अपराध में भी उनको मृत्युदंड न देके छोटे कोई सज़ा देके माफ़ किया जा सकता था। तो ये जो विषमताएं थी, इनको दूर करने के लिए संविधान के तहत जो एक्ट भी बनाए गए, जो विभिन्न तरह के स्टैट्यूट हमारे देश में आज का हैं, जो एग्जिस्टेंस में हैं, वो सारे भी संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत ही बनाए गए हैं। बहुत से स्टैट्यूट ऐसे हैं जो राज्य के स्तर पे बनाए जाते हैं, जिसको हमारी विधानसभा पारित करती है। संविधान की नाइसिटी यह है, संविधान की महत्ता और महानता यह है कि वह संविधान के तहत जिन सरकारों का निर्माण होता है, जिस विधानसभा का निर्माण होता है, वह भी संविधान ही बनाता है, वही हमें अधिकार देता है। और उसी संविधान के तहत ही विधानसभा हम सभी नागरिकों के लिए, अपने प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था बना सकता है, लागू कर सकता है। प्रदेश कैसे चलेगा, हर प्रदेश के कितने अधिकार होंगे, कितने दायित्व होंगे, किस हद तक कानून वो बना सकते हैं, किस हद तक लागू कर सकते हैं, अपने नागरिकों को कितना अधिकार दे सकते हैं और अपने नागरिकों पे कितने रेस्ट्रिक्शन कानूनी रूप से लगा सकते हैं, ये सब विधानसभा के द्वारा बनाया जाता है। ये कानून वो बनाते हैं, परंतु विधानसभा को संविधान बनाता है और संविधान ही पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है। संविधान के तहत ही विभिन्न उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और संविधान प्रदत्त शक्तियों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय जो भी हैं ये सब काम करते हैं। तो संविधान देश में सर्वोपरि है। यदि संविधान ना हो तो इस देश में कुछ भी नहीं काम किया जा सकता या देश की परिभाषा नहीं हो सकती। संविधान के दो मूलभूत सिद्धांत जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आम नागरिकों को, जो प्रतिदिन काम में आता है, वो दो चीज़ें हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 जो है संविधान में समानता की बात करता है। किसी भी व्यक्ति को कास्ट, क्रीड के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सारे अधिकार अवसर सभी को समान रूप से मिलेंगे। ये सबसे बड़ा एक अस्त्र है संविधान में, जो भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के द्वारा और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा बना के दिया गया। इसके तहत यह होता है कि चूँकि पहले हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी थी कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत बहुत हम लोग मानते थे, तो इसके तहत बहुत से लोगों को वो अधिकार से वंचित किए थे जो एक सामान्य नागरिक को मिलने चाहिए या मानव मूल्य के तहत एक इंसान जीवन जी सकता है, उसको भी रोका जाता था। ये संविधान की ही महानता है कि ऐसे प्रोविज़न और ऐसे प्रावधान बनाने के बाद हम इस स्थिति पर पहुँचे कि जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो सर्वहारा थे, जो हरिजन कहा गया जिनको गांधी जी ने, वो सारे लोग आज हमारे बराबर आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, नौकरी में आ सकते हैं, वे समाज में हर तरह बराबर की भागीदारिता कर सकते हैं। तो संविधान ने एक बड़ा अधिकार आम नागरिक को यह भी दिया है। दूसरा है आर्टिकल 21 का, जो मानव मूल्यों के साथ जीने की बात करता है। मानव मूल्यों का तात्पर्य है कि पहले जैसे पुराने समय की हम बात करें, जब ये कोडिफाइड नहीं थे, संविधान नहीं था, विभिन्न तरह के एक्ट और कानून नहीं बने थे, तब की बात अगर मैं करूं तो तब होता ये था कि किसी भी श्रमिक को 24 घंटे आप काम करा सकते थे, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती थी। परंतु संविधान के आने के बाद विभिन्न लेबर कोड बनाए गए, विभिन्न तरह के कानून लाए गए, जिससे उनके भी अधिकारों को परिभाषित किया गया, उनको भी सुरक्षित और संरक्षित किया गया।
एक विचित्र परंपरा थी हमारे देश में सिर पे मैला ढोने की। वो एक वर्ग ऐसा था जो घरों घर जाके मैला ढोता था। संविधान के प्रदत्त शक्तियों के तहत ही आर्टिकल 21 की डेफिनेशन में ही सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही उस वर्ग को राहत मिल पाया, जो कि यदि संविधान नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत नहीं बना होता और संविधान प्रदत्त जो हमारे कानून बने हैं वो नहीं होते, तो हम ऐसे वर्ग के व्यक्ति को कभी भी उस गंदे माहौल से या विचित्रता के माहौल से या अमानवीय परिस्थितियों से कभी हम बाहर नहीं ला सकते। वो बेचारे हमेशा अमानवीय परिस्थितियों में जीने के लिए बाध्य होते। तो ये संविधान की बड़ी बातें हैं जिसके तहत हम देश को चला पा रहे हैं और सभी को न्याय कर पा रहे हैं। यदि संविधान नहीं होता तो इस देश में विभिन्न न्यायालय नहीं होते, जिसमें आज हम जाके छोटा आदमी बड़ा आदमी ये जो डेफिनेशन पहले होता था, ये सबको खत्म करते हुए सबको एक रूपता दी गई आर्टिकल 14 के तहत, और 21 में अधिकार दिया गया कि आप मानव मूल्य के तहत हर जगह जी सकते हैं। यदि आपके मानव मूल्यों का कोई हनन करता है तो आपकी सुरक्षा के लिए कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा बनाए गए जो न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए सदा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये बड़ी बातें संविधान के निर्माण से हुई है और संविधान की इज्जत हम सभी को करनी चाहिए। एक व्यक्ति को थोड़े समय के लिए लग सकता है कि वो बहुत पैसे वाला है, बहुत पावर वाला है, यदि वो सत्ता में है तो उसे लग सकता है कि मुझे कोई छू नहीं सकता। परंतु देश में ऐसे भी उदाहरण हैं, संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़े से बड़े नेता, अधिकारी, मंत्री या बड़े से बड़े व्यापारियों को भी न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। उनको छोटे लोगों को परेशान करने के लिए, कथित रूप से छोटे लोग जिनको कहते हैं वो छोटा समझते थे, उनके भी जब अधिकारों का उन्होंने हनन किया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इन लोगों को बराबर सजाएं दी है। अर्थात संविधान ने सबको एक बराबर, एक जैसे मंच पे लाके खड़ा किया हुआ है। आज कोई भी व्यक्ति अपने ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सकता। यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि आप अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं जो कानून के तहत प्रदत्त है, तो हर व्यक्ति उसी तरह से सजा का भागीदार होगा जैसे कि आप किसी विशेष जगह पे आसीन ना हो। आज ये नहीं कह सकते देश में कि राजा को ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी और एक सामान्य नागरिक को कम सुविधाएं मिलेगी। सुविधा सबको एक बराबर मिलेगी, समान नागरिक संहिता होगी, समान नागरिक अधिकार मिलेंगे सभी को, समान कर्तव्य होंगे। दर्शकों, हमें हमारे संविधान पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान विशेषताओं से भरा हुआ है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, हमें कर्तव्य देता है और हमें दायित्व बोध भी कराता है। जब हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक सोच काफ़ी कारगर सिद्ध हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सबको समानता से जुटना होगा, महिलाओं को विशेष अपना योगदान देना होगा, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के इस संग्राम में अपनी भूमिका को रेखांकित किया था। इसलिए हमारे संविधान में महिलाओं और बच्चों को लेकर के, बच्चों की शिक्षा, उनके भरण पोषण को लेकर के विशेष प्रावधान रखे गए हैं। इस संबंध में भी हमने महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा जी से बातचीत की और उन्होंने हमें बताया। साथियों, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चों को भी कैसे संविधान ने सुरक्षा प्रदान की है। पहले मैं बच्चों की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान के भीतर बाल विवाह एक प्रचलित परंपरा थी। संविधान के तहत आप किसी भी बच्ची को आज 18 साल से जो कम है उसका ब्याह नहीं कर सकते। इसको एक कानून बना के अवैध कर दिया गया। अब इसकी भावना क्या थी, इसके परिणाम क्या थे और इसके दुष्परिणाम पहले क्या हुआ करते थे, इन पे चर्चा करते हैं। क्योंकि 18 साल से कम बच्ची के अंदर जो शारीरिक विकास होना चाहिए नहीं होता था, इन बातों की पहले कोई चिंता नहीं करता था, न देश, न समाज, न सरकारें। परंतु संविधान होने से एक समाज को उत्थान के लिए जिस संविधान का निर्माण भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, संविधान सभा ने किया, उसका मूल भावना ही यही था कि सभी का विकास हो सके, सभी को हम आगे बढ़ा सकें, सबकी समस्याओं परेशानियों को हम ख़त्म कर सकें। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क स्टेप रहा है संविधान में। इसके अलावा बहुत से बच्चियों के साथ छेड़खानियाँ होती थी, गलत हरकतें होते थे। पहले इन सब चीज़ों के लिए कोई भी प्रोटेक्शन किसी को नहीं मिलता था। एजुकेशन के मामले में भी मैं ये कहूँगा कि बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को पहले एजुकेशन नेसेसरी नहीं होता था। अब सरकार ने ये व्यवस्थाएं कर दी है, संविधान के प्रावधानों के तहत हर सरकार ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी ने किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हर बच्चे को हम प्रोवाइड करेंगे। और न सिर्फ ये, बल्कि बच्चों के मौलिक अधिकार के तहत ही आज उनको स्कूल में हम खाने की भी व्यवस्था करते हैं, उनके स्वास्थ्य की भी परीक्षण कराते हैं, उनको एजुकेशन भी देते हैं, किताब, कॉपी, सारी चीज़। ये एक देश के विकास की बात है।
यदि हम इस पार्ट को हटा दें संविधान से, जो इन बच्चों का देखरेख करता हो, इन बच्चों के उत्थान के लिए काम करता हो, तो हम अपने भविष्य को देख सकते हैं कि कैसा हमारे पास भविष्य हो जाएगा। तो संविधान का ये एक बड़ा पार्ट भी है, एक बड़ा योगदान है कि इस देश में बच्चों को भी उन्होंने सुरक्षित किया। गरीब बच्चों को भी एजुकेशन के लिए जो बातें हुई है, राइट टू एजुकेशन जो गरीब बच्चों को मिला है, ये भी संविधान तहत प्रावधानों और इन सबके पावर के तहत ही मिला हुआ है। क्योंकि यदि ये प्रावधान नहीं बनाए जाते तो इन बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई लिखाई इत्यादि के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता, ना कोई सोचता, ना कोई देखता। इन्हीं बच्चों को, गरीब बच्चों को, या जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके माता पिता छोटे छोटे रोजी मजदूरी के काम में, जो अपने बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं दे पाते, उनको शिक्षा के लिए नहीं भेज सकते, इन सभी के लिए ही इन सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए आवश्यक रूप से कह दिया गया कि बच्चों को स्कूल आपको भेजना पड़ेगा। यदि आप खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते तो खाना भी दिया जाएगा। तो ये जो चीज़ें बड़ी बातें हुई, पहले राजतंत्र में ये सब बातों को कोई ध्यान नहीं देता था, एक व्यक्ति की मर्जी चलती थी। और आज संविधान में ये व्यवस्था हो गई है कि देश का जो मूड होगा, देश की जो आवश्यकताएं होंगी, देश को जो नीड दिखता है, देश को जो तत्काल कार्रवाई करनी है, उसके लिए हम चुने हुए प्रतिनिधि भेज सकते हैं। वो प्रतिनिधि हमारे लिए सरकार बनेंगे और वो हमारी बातों को लेके सरकार कैसे चलाना है यह भी व्यवस्था करते हैं। तो ये संविधान प्रदत्त बातें हैं जो पहले राजतंत्र में या एंशिएंट टाइम में इन बातों की कोई वैल्यू नहीं होती थी। यदि समाज चाहता था कि किसी ए से बी जगह जाने के लिए सड़क बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो इन बातों को पहले कोई ध्यान नहीं देता था। परंतु अब संवैधानिक ढांचे में, संवैधानिक तंत्र के तहत हर व्यक्ति को अपना बात कहने का अधिकार है। नेताओं को हम कह सकते हैं जो हम चुन के भेजते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी बाध्यता है कि वो जन भावनाओं के अनुरूप ही काम करे, और ये अधिकार संविधान प्रदत्त करता है। यदि संविधान नहीं होगा तो नेताजी भी हमारी बात नहीं मानेंगे और वो नेताजी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि चुनाव नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ें आपस में गुनी और बुथी हुई हैं, जिनको लेके हमारा देश चल पा रहा है, और सिर्फ संविधान के कारण है। तो ये बच्चों को एक बड़ा जो अधिकार मिला हुआ है, बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनको एजुकेशन मिल पा रहा है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हो पा रही है, उनको शादी की उम्र निर्धारित है बच्चों के। आज तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को एक लिमिटेड एज के पहले कहीं काम पे नहीं भेज सकता, मजदूरी पे नहीं भेज सकता। छोटे बच्चों को पहले मजदूरी पे लगा दिया जाता था। छोटे वर्ग के तबकों के लोगों को सीधे सीधे उनके बच्चों को हम उठा के भेज देते थे, पहली क्लास भी नहीं पढ़े हैं तो वो गाँव में, शहर में, जहाँ भी जिन अधिकारियों के यहाँ, जिन बड़े लोगों के यहाँ काम उनके पिता माता करते थे, उनके साथ उनको भी काम पे लगा दिया जाता था। तो अब ये बड़ी बात है कि 18 साल से कम छोटे बच्चों को, 16 साल से छोटे बच्चों को जो कहीं पे भी काम पे नहीं लगाएंगे, ये भी संविधान के तहत ही प्रदत्त अधिकार हैं जो उन बच्चों को, ऐसे परिवारों को मिल पाया। तो इससे समाज और राष्ट्र का निर्माण बेहतर हो पाएगा। ऐसे बच्चों का हम भविष्य यदि बनाते हैं तो हमारे राष्ट्र और संविधान की रक्षा होगा, राष्ट्र का उत्थान होगा और राष्ट्र को हम आगे ले जा सकेंगे। जैसा कि हो रहा है आज आज़ादी के इतने सालों के बाद, हम निश्चित रूप से पाते हैं कि विकास की गति बहुत आगे बढ़ी है, और जो परिस्थितियां आज से 75 साल पहले थी वो परिस्थितियां आज देश में नहीं हैं। आज हम उससे कहीं आगे जा चुके हैं, विकास की धारा बह चुकी है, हर आम जन तक बातें पहुंच चुकी है, संविधान के अधिकार लोगों को दिए जा चुके हैं, और वे संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को मानव मूल्यों के साथ, इज्जत के साथ, आबरू के साथ जी पा रहे हैं। ये संविधान की एक बड़ी उपयोगिता है, योगदान है इस देश के लिए। दर्शकों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसमें विभिन्न कुरीतियां हमारे समाज में थीं। जैसे बाल विवाह था, महिलाओं के शोषण की बात थी, महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित रखने की बात थी। लेकिन बाल विवाह के साथ साथ महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनको उस शोषण के बाहर लाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं को समानता के साथ राष्ट्र विकास में जोड़ने के लिए तमाम प्रयत्न किए जा रहे थे। तब शोषण के विरुद्ध का एक अधिकार जो हमारे संविधान में रेखांकित है, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शोषण के विरुद्ध का अधिकार ये बताता है कि अगर आपका कहीं पर भी किसी भी तरीके से शोषण हो रहा है तो आप इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं। आपका संविधान आपको इसकी पूरी सुरक्षा का वचन देता है। तो इस तरह से महिलाओं और बच्चों के विकास को रेखांकित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं, चाहे उनकी शिक्षा के संबंध में हो, चाहे उनके शोषण के संबंध में हो, चाहे बाल विवाह के संबंध में हो, कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में हो, तमाम प्रावधान हैं। इस संबंध में बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता श्री सतीश चंद्र वर्मा ने हमसे चर्चा के दौरान कहा।
साथियों में महिलाओं के भी अधिकार और संविधान ने उनको कैसे प्रोटेक्ट किया, कैसे उनको सुरक्षा दी, ये सारी बातों की भी कहता हूँ। पहले जो छोटे बच्चों का माता पिता के लिए महिला एक बोझ के रूप में, लड़की एक बोझ के रूप में मानी जाती थी। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे प्रांत हैं प्रदेश में जहाँ पे बच्चियों के जन्म के समय उनको मार दिया जाता था, कन्या भ्रूण में ही मार दिया जाता था। तो ये जो चीज़ें हुई है, इनको रोकने के लिए कानून बना दिए गए। और ये सब कानून, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि संविधान के कारण ही बन पा रहा है। संविधान है तो हम सब हैं। तो इन संविधान प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकारों की भी मजबूरी हुई है कि लोगों की मानसिकता, भावनाओं, उनकी आवश्यकताओं को लेके ऐसे कानून बनाए जिससे कि समाज सुचारू रूप से चल सके, हर वर्ग के व्यक्ति को उनके अधिकार को दिया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। तो बालिकाओं के सुरक्षा के संबंध में जो बड़ा काम सरकारों ने किया है वो यही है कि उनके बाल विवाह को रोका गया, कन्या भ्रूण हत्या को रोका गया। बच्चियों को पहले पढ़ाने लिखाने का कोई साधन नहीं था। माता चाहती थी बच्ची पढ़ जाए, पिता नहीं चाहते थे, समाज नहीं चाहता था। तो ये जो समानता आई है वह भी संविधान प्रदत्त शक्तियों के तहत है, संविधान लागू होने के कारण ही है। तो बच्चियों को भी स्कूल, कॉलेज और उनके समग्र विकास की बातें हम संविधान के तहत दे पाए हैं। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पहले बच्चियों को छेड़खानियाँ बहुत आम होती थी, उनके साथ गलत व्यवहार बहुत आम होते थे, परंतु उनसे बचने के लिए उनके पास कोई कानून नहीं था, उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं था। एक समय ऐसा भी था इस देश में कि बच्ची यदि कोई शिकायत करती किसी व्यक्ति के अभद्र व्यवहार को, तो माता पिता या समाज उस बच्ची को ही पहले दोषी मानता था। परंतु अब कानून के प्रवर्तन से, कानून के लागू होने से ये बातें सामने आ गई लोगों को कि उनके भी अधिकार हैं और उनको आप गलत तरीके से कहीं डील नहीं कर सकते, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, सारी सुरक्षा उनको दी गई है। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो हम लगातार सामान्य जीवन में देखते हैं, महिलाओं के साथ गलत तरीके के व्यवहार, बलात्कार, छेड़खानी। इन घटनाओं में पहले न तो अलग से न्यायालय थे, न अलग से उनकी सुनवाई होती थी। अब उनके लिए महिला थाना अलग से बना दिया गया है, जहाँ पे महिला को जाके किसी पुरुष व्यक्ति के सामने अपनी बातों को या व्यथा को बता के अपने आप को अपमानित नहीं करना होता है। अब महिला अधिकारियाँ हर जगह उपस्थित हैं। आप किसी भी महिला के किसी भी समस्या के लिए, इवन चाहे हॉस्पिटल में चले जाएं या स्कूल में चले जाइए या आप चले जाएं पुलिस थाने में या न्यायालय में, सारी जगहों पे महिला अधिकारियों की नियुक्ति भी इन्हीं संविधान प्रदत्त शक्तियों के तहत किया गया है, जिसके कारण आज महिलाएं बाहर आके स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से अपनी बातों को कह पा रही हैं, अपनी समस्याओं को बता पा रही है और अपने लिए न्याय पा सक रही हैं। एक दौर था जब महिलाओं को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जाता था, परंतु आज देखिए देश में स्कूल टीचर से लेके सेना तक हर जगह महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेस महिलाएं नियुक्त हो पाई हैं। ये सिर्फ संविधान के कारण है। यदि संविधान नहीं होता, यदि संविधान हट गया होता या बना ही नहीं होता, तो शायद ऐसी बातों की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। तो महिलाओं के लिए भी संविधान ने बहुत बड़ा एक काम किया है। आज जो महिलाओं को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जैसे कि जननी सुरक्षा या और अन्य तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं, ये सिर्फ संविधान ने जो शक्तियां दी है, जो बाध्यताएं बनाई हैं सरकारों के लिए, उन्हीं के तहत ये काम हो पा रहा है। राजतंत्र में या किसी एक व्यक्ति के सरकार में या किसी एक व्यक्ति के तंत्र में हम इन बातों की व्यवस्था नहीं सोच सकते, क्योंकि वह व्यक्ति अपने हिसाब से चलाएगा, उसको किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। 1947 से पहले परिस्थितियां लगभग ऐसी थी इस देश में, और 47 से लेकर 49 के बीच में जरूर देश आज़ाद था, परंतु संविधान नहीं होने से बहुत सारी मूलभूत जो दिक्कतें थी सरकारों की, उसको निश्चित रूप से 1949 में जब संविधान सभा के द्वारा संविधान को लाया गया और देश ने उसको जब स्वीकार लिया, उस देश से ही इस देश का उत्थान चालू हुआ है। इस देश के अच्छे दिन आने लगे हैं। जो खराब दौर था मनुष्यों के लिए, मानव मूल्यों के लिए, वो सबको संविधान ने ख़त्म किया। तो मैं यही कहूँगा कि संविधान ने महिलाओं को, बच्चों को, आम नागरिकों को और ज़रूरतमंद, बेसहारा, दबे कुचले वर्ग, श्रमिक वर्ग, हर व्यक्ति के प्रोटेक्शन के लिए, हर व्यक्ति के उत्थान के लिए संपूर्ण और समग्र व्यवस्थाएं की है। इसलिए हिंदुस्तान के जो संविधान है उसको पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान बोला जाता है, सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बोला जाता है। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है कि दुनिया के लगभग काफ़ी बड़े हिस्से को सिर्फ हम भारत के लोगों के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। उस देश को ये संविधान अगर चला पा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें कोई विशेष बातें हैं, कोई विशेष इसमें तथ्य डाले गए हैं। अम्बेडकर जी ने जो मेहनत किया है वो आज आज़ादी के 75 साल बाद भी दिखता है कि विभिन्न वर्ग, समुदाय और विभिन्न प्रदेशों का एक सामंजस्य होने के बाद भी यह देश आसानी से, अच्छे से और सही दिशा में लगातार विकास करते हुए बढ़ पा रहा है। इसलिए मैं संविधान का पुनः मैं लोगों को स्मरण दिलाना चाहूँगा, इस संविधान की हम सबों को रक्षा करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए और इस सम्मान को रखते हुए हम संविधान को और देश को कैसे आगे ले जाएं, इसकी व्यवस्थाएं हमको करनी और सोचनी चाहिए। दर्शकों, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी से चलते चलते हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं
कि संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने संविधान को जानें, अपने संविधान का सम्मान करें, उस संविधान का जो हमें अधिकार देता है, कर्तव्य देता है, हमें दायित्व बोध कराता है। दर्शकों, राष्ट्र के विकास में हम अपने संविधान का सम्मान करते हुए, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का सम्मान करते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दें। इस संविधान दिवस की सार्थकता इसी में है। तो अब दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत।